काबिल समाअत होने का जो मामला था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काबिल समाअत करार दे दिया है। 22 मार्च तारीख़ समाअत रखी गई है और ज़ाहिर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबज़ादे अली हैदर गिलानी को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 48 कामयाब सेनेटर्स जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 12 मार्च जो है वो एक अहम दिन होगा और ज़ाहिर है कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो सब के लिए एक गैर मामूली अहमियत और एक गैर मामूली दिलचस्पी का बायस होगा। इस दफ़ा सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं वो यकीनन हुकूमत और अपोजिशन दोनों की कोशिशों से काफ़ी मुतनाज़ा हुए हैं और ज़ाहिर है इस हवाले से इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो जारी है। सेनेट के इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के अंदर 16 वोट ही इधर उधर नहीं हुए। 35 के करीब लगभग लोग जो हैं उन्होंने सूरत हाल जो है उसके अंदर अपना एक किरदार जो है वो अदा किया है। किसी ने मुफाद के लिए, किसी ने किसी के कहने पर और किसी ने मुस्तकबिल के हवाले से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन मायूस कुन भी है और अफसोसनाक भी है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इससे मुबर्रा नहीं है। 70 करोड़ की जो बात हुई थी वही अब्दुल कादर जो है वो तहरीक इंसाफ के वोटों से बलूचिस्तान में कामयाब होते हैं और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खुद उनको परचम वाला स्काफ जो है वो पहनाते हैं। यही सूरत हाल जो है वो अपोजिशन के हवाले से भी रही है। ज़ाहिर है कि आप उसको कुछ भी नाम दे दें, आप टिकट्स का नाम दे दें या मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दे दें, ज़ाहिर है सियासत के अंदर लो और दो के ऊपर ही मामला जो है वो चलता है। और जब इलेक्शन कमीशन में इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात हो रही थी तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती पिटीशन दायर करने वालों को कहा था कि वो उन लोगों को भी लेकर आएँ जो इस वीडियो के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ज़ाहिर है अब 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब होना है। अगर अददी एतबार से देखा जाए तो अपोजिशन को बड़ी मामूली सी एक अक्सरियत जो है वो हासिल है, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है उन्होंने अपने इत्तेहाद का चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी साहब को ही नामज़द किया और शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि वो रियासत और हुकूमत दोनों के उम्मीदवार हैं, इसलिए जीतेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नामज़द किया है और ज़ाहिर है इत्तेहाद का तकाज़ा था तो अब्दुल गफ़ूर हैदरी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे। ये सेनेट का चेयरमैन का इंतखाब जो है क्या ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का ईवान बाला जो है उसके तकद्दुस को धुंधलाएगा और माहौल जो है उसको मज़ीद गदला करेगा और क्या ये तरीक़ाकार जो है ये इस तरीके से चलना चाहिए? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। फ़रदौस शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया जाए। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो क्या हुकूमत भी यही एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि ये दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद ही होगी, इसलिए कि अगर कुछ कर रहा था तो वो साहबज़ादा कर रहा था और उसमें पैसे के लेन देन का भी जिक्र नहीं है और फिर आगे चल के ये मामला ज़रा और भी तवालत की तरफ जाएगा। जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है किसी को मारा नहीं था, लेकिन उनको सज़ा मिली और मौत की सज़ा मिली कि पीछे हाथ उनका था। ये तो खुद पीपल्स पार्टी के साथ माजी में तारीख में हो चुका है।
इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज के गिल्टी इज द पर्सन हु wields द नाइफ, वो भी होता है जो उसको हुक्म देता है कि कत्ल कर दो। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन है इन तमाम मामलात का, वो देखना होता है। ये भी देखना होता है कि उसको अगर कोई चीज़ मिली तो वो कैसे मिली। अगर वो इतने पाक दामन और साफ सुथरे हैं तो वो ये कहें कि मुझे इन लोगों ने वोट दिए और इस वजह से वोट दिए। नहीं, अब इसमें फिरदौस साहब यहीं पर एक सवाल है। आप ये बात तो कह रहे हैं कि वो इस बात की निशानदेही करें कि उनको किसने वोट दिए हैं और किस वजह से दिए हैं। हुकूमत ये कहती है हमें पता है किन लोगों ने दिए हैं। क्या आप इमरान साहब के जो वोट, एतमाद का वोट है, फिर उसको इखलाकी तौर पर आप समझते हैं कि वो जायज़ था इसलिए कि वही 16 जो हैं वो आपके अकब में बैठे हुए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा स्टैंड लिया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, पार्टी को पार्टी के लिए वोट देना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दे रहे वो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। वो हो सकता है हफीज़ शेख साहब के खिलाफ भी। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क करना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पार्टी के फैसले के खिलाफ हैं तो आपको ऐलान करके वोट देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दोनों को लिंकेज नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द वोट जो कि हफीज शेख को मिला। ये मेरा बिल्कुल सोच समझ के मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ जिस पर मैं आ रहा था कि ये सब मामला यहाँ नहीं हुआ, हमने सिंध असेंबली में देखा। मैथमेटिकली 5 सीटें हमारी थी, 6 उनकी थी, और माजी में भी जो खरीद और फरोख्त करते आ रहे हैं उनका भी हिसाब किताब आपको पता है। केपी के अंदर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था वो भी सबने देखा। बलूचिस्तान की में क्या हुआ था और किस तरह असेंबलियों के साथ जो खिलवाड़ किया था और किसने खेला था वो भी हुआ। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है कि आपके अगर यूसुफ रज़ा जिलानी साहब कामयाब हो गए तो चेयरमैन पे वो बैठेगा जिसने अपने पार्टी का मफाद को बेहतर समझा मुल्क के मफाद से। इसके मुल्क का चीफ जस्टिस और पूरा मुल्क कह रहा था। नहीं, इसमें मैं आता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने ये जो सीट पर बैठ के मुल्की मफाद की और पार्टी मफाद की बात की है, ये मैं सवाल आपके पास लेकर आऊँगा, लेकिन इसमें निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत इंतकाम की आग में अपोजिशन को दीवार से लगा रही है, और अपोजिशन जो है वो बदले की आग में पूरी सियासत को गदला नहीं किया जा रहा इस लड़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम हुसैन साहब, मेरे ब्रदर मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो अभी बात की, बिलफर्ज अगर उनके इस दलाइल को मान लिया जाए अदालती वाली, तो फिर तो ये अदालत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी का। अगर यहाँ पे ये साइटेशन, इस रूलिंग को अगर हम सच माने तो फिर ये कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दिया था, मुकदमे ने नहीं दिया था। अगर ये वाली बात आप माने कि 109 की अगर आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि करप्शन प्रैक्टिस जो होती है वो और चीज़ है, और मुख्तलिफ MNAs को, वोटर्स को अप्रोच करना और चीज़ होती है। इनके पार्टी के भी लोग मुख्तलिफ पार्टी के वोटर्स को अप्रोच करते रहे, जाते रहे। कल भी आप देखें ना, जनाब परवेज़ खटक साहब जाते हैं गफूर हैदरी साहब को, उनको ऑफ़र तक करते हैं कि आपको हम डिप्टी सेक्रेटरी चेयरमैन बनाते हैं सेनेट का। तो ये तो होता रहता है। तो इसमें करप्शन का अंसर कहाँ है? और दूसरी बात, नहीं, इसमें निहाल हाशमी साहब सवाल ये है कि करप्शन का अंसर यहाँ है कि सियासत के अंदर कोई शख्स भी जो है वो बग़ैर अपने खिदमत का सिला लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये हमने देखा है। अगर MNAs, ज़ाहिर है ये तारीख़ है, अगर MNAs या MPAs जो हैं माजी में भी इधर उधर होते रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिला है वो सब ने देखा है। तो ये आप ना कहें कि अभी जो है आप ज़मीर की और रसूल की सियासत हो रही है।
अच्छा, अगर आप मुझे बोलने दें नदीम साहब तो मेहरबानी होगी। दूसरी तरफ आप देखें, आपकी बात मैं करता हूँ नदीम साहब, आपने कहा कि MNS को लेके किसी को सपोर्ट करते हैं। यकीनन ये बात ठीक है। कराची के जो MNS थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने PTI को इस बुनियाद पर सपोर्ट किया था कि कराची के और सिंध के मसाइल को हल करने में वफाकी गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, जो सेंसस है उस पर मदद करेगी, जो मिसिंग पर्सन है उस पर मदद करेगी, जो डेवलपमेंट फंड है। इसी तरह से बलूचिस्तान में मैंगल साहब की पार्टी ने ख़ास करके ये बात की थी और जो उनसे इत्तेहाद किया था और सपोर्ट किया था कि आप हमारे मिसिंग पर्सन, साहिल और वसाइल के मसाइल। तो करप्शन हर जगह नहीं होता, मगर आपने अपने उसमें एक बात की जो आपने कहा कि जो सादिक संजानी साहब हैं वो हुकूमत और रियासत के कैंडिडेट हैं दोनों के। मैं सोच के मेरा सर चकरा गया कि रियासत कब से इलेक्शन लड़ने लगी, रियासत कब से सियासत में आ गई। हुकूमत तो हो सकती है, रियासत तो एक मुल्क है, मुल्क कब लड़ता है इलेक्शन? तो वो रियासत के तो कैंडिडेट नहीं है। ये जिसने भी बात की है वो बिल्कुल ही नादान और बिल्कुल जाहलाना बात की है। रियासत सबकी है, रियासत अपोजिशन की भी है, रियासत हुकूमत के भी है, रियासत उसकी भी है। मैं आता हूँ हुकूमत में निहाल हाशमी साहब, मैं आता हूँ फैसल करीम कुंडी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही कि ये पैसे की ताकत पर, पैसे की ज़ोर पर एक जरदारी जो है वो सब पे भारी हो जाता है और ये जो सूरत हाल है इसको उन्होंने फिर ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिलाया और जो कुछ PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सेनेट का चेहरा दागदार हो जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं, और यही दरख्वास्त लेके वो इलेक्शन कमीशन में गए। अब आगे जाहिर है कि जो वीडियो है उसके ऊपर तो जो समाअत होगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का अमल है ये बड़े पैमाने पर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम साहब, इमरान खान समझते हैं कि इस दुनिया में और इस पाकिस्तान में सिर्फ वही पाक साफ हैं, बाकी सारे जो हैं वो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। मुझे बताएं कि उनको जो है वो बुग़्ज़े ज़रदारी है, तो उनके दिमाग से हम बुग़्ज़े ज़रदारी नहीं निकाल सकते। अब मुझे आप ये बताएं कि बलूचिस्तान से जिस शख्स को इन्होंने एक टिकट दी थी, जो कि उनके अपने पार्टी के एतराज़ से उन्होंने टिकट वापस की, उस शख्स का पार्टी से ताल्लुक ही नहीं था, उसी वक्त शामिल हुआ था। फिर वो बाप में शामिल हुआ, इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर PTI ने अपना कैंडिडेट उनके विड्रा किया, कल जाके उन्होंने उनको पार्टी में शामिल किया और इन पे ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने 70 करोड़ रुपए दिए। खुद इमरान खान ने कहा कि 70 करोड़ रुपये बिखरेंगे। फिर सिंध में आप देखें, इन्होंने जिस शख्स को टिकट दिया वहां पर भी उनकी पार्टी जो है ओबड़ो साहब के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी खड़ी हो गई। फिर KP में जिनको टिकट दिया, आप देखें उनकी लिस्ट निकालें कि कौन से इनके वर्कर थे, कौन गरीब लोग थे, सारे उमरा को उन्होंने टिकट दी। और फिर आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हम तो गरीबों की पार्टी है। आज भी आप देखें, ये अल्लाह ताला की शान है कि इनके पास PTI में बंदा नहीं था जिनको ये चेयरमैन सेनेट बना सके। इन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है उम्मीदवार नामजद किया, ये अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं ला सके अपने उसमें। और फिर अल्लाह ताला जो है वो गरूर और तकब्बर पसंद नहीं करता। और आप देखें कि जो शख्स PDM और सियासी जमातों को चोर, डाकू, इंडिया के एजेंट और इसराइल के एजेंट और क्या क्या लकबात NRO मांगते हैं देते थे, वही पार्टी चारसदा गई, वली बाग गई और असफंदियार वली के पाँव में पड़ी थी कि हमें हमारे इक़्तिदार के लिए और चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दें। उसके बाद वो मौलाना फजल रहमान के पाँव में पड़े कि आप हमारा डिप्टी चेयरमैन एक्सेप्ट कर लें और आएँ, हमें इक़्तिदार के तक पहुँचना है, चेयरमैन सेनेट बनाना है। और अब मुझे बताएं कि ये दो पार्टियां जो थी, अब ये इनके लिए हलाल हो गई है कि हराम हो गई जब वो वोट मांग रहे हैं? नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। फैसल साहब जो है, मैं जी फैसल साहब, मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है। देखिए, गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है जब इलेक्शन होता है तो आप हर दरवाजे पर ज़रूर दस्तक देते हैं, ये आपका भी हक़ है, ये उनका भी हक़ है। लेकिन ख़राबी कहाँ पर पैदा होती है? ख़राबी वहाँ पर पैदा होती है कि जहाँ पर ज़ाती मुफाद जो है उसकी तसल्ली की जाए, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, जहाँ पे मुस्तकबिल के हवाले से वादे वईद किए जाएं। अब ये जो है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट चले, तो ये मुस्तकबिल के हवाले से उस बंदे की सियासी हिकमत अमली जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो और क्या है? और अगर ये ऐसा है तो क्या ये जायज़ है? देखिए नदीम साहब, ये आज जो PTI में लोग बैठे हैं, ये क्या PTI के वर्कर हैं? आज जो PTI के फ्रंट लाइन रनर्स हैं, जो इनके एडवाइजर्स हैं, जो इनके वजीर हैं, 90% जो हैं वो या पीपल्स पार्टी से गए हैं, या नून से गए हैं, या किसी और जमात से गए हैं।
और ये अपने आप को इलेक्टेबल्स कहते हैं और इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है। आपने देखा है कि ये माजी में भी मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं और इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है। आज वो लोग जो है मेजोरिटी लोग जो है वो पीटीआई से इस वक्त भी तंग हैं और वो नहीं चाहते कि पीटीआई से अगला इलेक्शन लड़े, क्योंकि जो वादे वही उनके साथ पीटीआई ने किए थे, इमरान खान ने किए थे, वो पूरे नहीं कर सके, जिसका नतीजा आपने देखा कि यूसुफ गिलानी साहब की जीत हुई। और एतमाद के वोट की बात अगर आप करें तो इखलाकियात की अगर बात करें तो इन्होंने कहा बकौल इनके, हम नहीं कह रहे कि हमारे 16 बंदे डिफेक्टिव के हम इन्होंने जो है पैसे लिए। तो अगर आप इखलाकियात की बात करें तो -16 से अगर आप शुरू करें तो एतमाद का वोट भी साहब हो चुके हैं। तो आज जो इल्जामात जो यूसुफ गिलानी साहब पे लगा रहे थे, आज जो स्विस बैंक की बात ये कर रहे थे, मुझे बताएं कि स्विस बैंक के वक्त हमारा जो उस वक्त का जो लॉ मिनिस्टर था वो बाबर अवान साहब थे। वही बाबर अवान साहब मशवरा दे रहे थे साहब को कि आपने लेटर नहीं लिखना। आज वही बाबर अवान साहब इनके फ्रंट लाइनर हैं, इनके एडवाइजर है पार्लिमानी अमूर के। आज इनसे ही कह रहे थे कि एतमाद का गलत तरीके से वोट लो। आज जो इनकी इंशाल्लाह किश्ती डिबोने में उनका जो हाथ होगा तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द इनकी किश्ती में वो डिबो देगा और आप सब कुछ आपके सामने होगा। तो ये चीजें जो है, हम तो बड़े बुरे लोग हैं ना। ये ठीक है, मैं फैसल किन कुंडी साहब आता हूं क्योंकि आपने 2-3 चीज़ें कर दी हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। अब इसमें फिरदौस साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो ये गुफ्तगू है इसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो दिखाई ऐसे देता है कि जो इमरान खान का साथी है वो चाहे माजी में उसकी जो भी शोहरत रही हो, वो अगर पीटीआई की सफ़ में आ गया है तो वो क्लीन है, और अगर वो नहीं है तो फिर वो उसी डाकू और चोर की फहरिस्त में जो है वो शामिल है। जो लोग आपके साथ हैं कल वही लोग जो हैं बेशुमार चीज़ों के अंदर जो हैं वो मुलव्विस थे और सवालिया निशान थे। अब इसको आप कैसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे? इखलाकियात तो यहीं पर दम तोड़ जाती हैं जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार पीटीआई में होता है। देखिए नदीम हुसैन साहब, पहली चीज कि जो आदमी जिसने करप्शन की अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, वो चाहे तहरीक इंसाफ में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे PMLN में हो, चाहे वो छोड़ के आया हो, चाहे वो पैदा उन जमातों में हुआ, वो मुल्क का गद्दार कहलाना चाहिए और करप्ट कहलाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वक्त खरीद सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को सजा जो है सबसे बड़ी लानतुल्लाहिल कलल काज़िबीन है। जो भी कज़्ब करेगा, झूठ बोलेगा, उसको कोई माफ़ी नहीं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा सरे महल मेरा नहीं है, जब ऑक्शन पे आया तो उनका हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने कागजात बनवा के वाजिद शमसुल हसन से डिस्ट्रॉय करा दिया। नहीं, इसमें आसिफ अली जरदारी ने साहब ये सब चीजें हम बहुत रिपीट कर चुके हैं, लेकिन असल सवाल यही है कि अभी मैं तो काजिब की बात, अच्छा अगर आपके आगे चलिए, आपने बात की, मैंने आपसे सवाल ये सिर्फ पूछा है कि हम तवक्को ये करते हैं कि पीटीआई इखलाकियात का एक मेयार सेट करेगी, उसकी एक कीमत है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को वो कीमत देनी चाहिए और इखलाकियात का मेयार फिर सेट करना चाहिए? जी देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो जिहाद है इस वक्त वो ये है कि ये स्टेटस को टोला जिसने 70 साल से इस मुल्क को लूटा है उसको इख्तिदार से बाहर रखा जाए। ये सबसे बड़ी जिहाद है। चंद लोग अगर गुमराह हो जाते हैं तो हम उसके और आपके मीडिया के धक्का देने की वजह से हम इस अपनी मंजिल को कभी दूर नहीं होने देंगे। एक, लेकिन हमें इतना खौफ भी नहीं है कि जब वक्त आता है, वजीर आजम ने साबित किया कि वोट कॉन्फिडेंस लेके इनके हाथों से तोते उड़ गए। ये तो समझते कि 3-4 हफ्ते हम ईद मनाएंगे इस बात की कि ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए, इनके साथ लोग नहीं है, वो इनके हाथों के जो मसला है, मसाला वसाला सब इधर उधर रह गया। बात सारी ये है कि आपको सच और झूठ के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फैसला करना है। अभी आपने कहा सेनेटर कादिर साहब के बारे में, इमरान खान साहब ने कब कहा कि इन्होंने 70 करोड़ रुपए दिए? ये आपका इन्फ्लुएंस है नदीम हुसैन साहब या आपके मेहमानों का है?
फिरदौस साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। 70 करोड़ की बात एक शख्स के साथ एसोसिएट करना, अब आप सबूत देंगे? ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़, आपके पास या किसी और के पास सबूत है तो दे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, निहाल हाशमी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने फिरदौस साहब की गुफ्तगू सुनी। क्या 70 करोड़ का तज़किरा खुद इमरान खान साहब ने नहीं किया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ये एक सेनेट की सीट की ये कीमत लग रही है? और क्या मेरा मतलब है कि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के एहतजाज के ऊपर उनसे टिकट वापस लिया गया? आखिर उस टिकट वापस लिए जाने की कोई वजह तो होगी। फिरदौस साहब कह रहे हैं कि अगर सबूत नहीं है मैं तो बताऊं ना, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? जी, उनका ताल्लुक क्या है पीटीआई से? जी, आप ये सवाल मुझसे पूछिए। जी चलें, आप जवाब दे दें, मैं निहाल हाशमी साहब के पास बाद में जाता हूं। जी फरमाएं। बड़ी सीधी बात है कि कादिर साहब जो है वो पीटीआई के मेंबर, उनको इसलिए लाया जा रहा था कि हम समझते थे कि उनके पास इतनी सपोर्ट है कि वो जीत सकते हैं। हमारे पास उतनी वोट्स या मेजॉरिटी नहीं थी कि जिसके ऊपर लाया जाए। हमारे लोगों ने इतराज किया, हमने कहा अच्छा बात जेन्युइन है, पार्टी ज्वाइन नहीं की हुई, टिकट नहीं देते। फिर पूरा अहाता किया गया कि जी अगर हम अपना खड़ा करते हैं तो पता चला कि हम एक सीट लूज कर देंगे, तो हमने उनको कहा कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ा करें। उसके बाद उन्होंने जीत गए, हमने उनको दावत दी दोबारा ज्वाइन करने की, वो पार्टी में आ गए। ठीक है, ये वाली बात एक मिनट अब मुकम्मल करने देना नदीम साहब जी। जो ट्रेडिंग होती आई है माजी में बलूचिस्तान की असेंबली में, उसके अंदर ये जिक्र किया था, लेकिन ये किसी ने जिक्र नहीं किया कि कादिर साहब ने 70 करोड़ रुपए खर्च करके जीते। चलें, दोनों में फर्क है। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, आप समझते हैं कि ये ट्रेडिंग नहीं हुई है? सच टीवी पे बैठकर सच बोलूंगा, और नदीम हुसैन साहब की सच को सच मानता हूं कि ये बात इमरान खान साहब ने कहा था, नदीम हुसैन साहब ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि 70 करोड़ में ख़रीदो फरोख्त हुई और बलूचिस्तान का भी हवाला दिया था, और उसी वक्त कादिर साहब का भी नाम मंजर आम पे है, और उसी वक्त उन्हें टिकट भी दे दिया गया एक बाहर के आदमी को। ये बड़ा कमाल काम किया था, और फिर उनसे टिकट भी वापस ले लिया गया। फिर उस बाहर का आदमी बाप के पास चला गया, फिर वो बाहर का आदमी इलेक्शन जीत के इनके पास आता है। अब कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ था उस आदमी को कि जिसको बलूचिस्तान के MPs ने वोट डाल दिया, और फिर उस बाहर के आदमी ने, जो नदीम साहब ने सच बात की है, वो आपकी पार्टी में आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 70 करोड़ का जिक्र जो आपने कहा वो सबसे पहले इमरान खान साहब ने किया था। अब उनको इंक्वायर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उनको बुलाना चाहिए, GIT बननी चाहिए, इदारे जो एजेंसीज उनके मातहत हैं, माजी में ये होता रहा है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है GIT में, इनको भी GIT में बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए वो 70 करोड़ आपने लिए या आपने किसी को लेके दिए, किन बुनियादों पे आपने कादिर साहब को अपने पार्टी में शामिल किया, और किन बुनियादों में आपने कादिर साहब को जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें बलूचिस्तान के सीट के लिए मुंतखब किया, ये पूछा जाए। अब निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है। सवाल मेरा यह है, बिल्कुल उधर भी GIT बनाएं, लेकिन जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खड़े होकर ये बात कहें कि नून लीग का टिकट चला है, तो ये भी तो ज़मीर को ख़रीदने का एक तरीका और एक ज़रिया नहीं है? नहीं, उन्होंने जो बात की है वो बात हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा कि जनाब पैसे वैसे नहीं चले, हमें तो लोगों ने वोट इसलिए दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को कि वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट उनको दी जाए। दैट्स इट। जब दादा मरेंगे तो बैल बैठेगी, जब इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा। हर हल्के में सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो यह कोई काबिल गिरफ्त दस्त अंदाजी तो है नहीं। नहीं निहाल हाशमी साहब, ये तो और गलत बात हो गई कि आप वादा करके मुकर जाएंगे कि जब इलेक्शन आएगा फिर देखेंगे फिर सोचेंगे। ये वादा भी हमने नहीं कहा है, हमने वादा नहीं किया है। हाँ। ना ये बात हमें कहा गया कि लोग ख्वाहिश रखते हैं, कोई सौदा नहीं हुआ है। ख्वाहिश रखना किसी की
आज कोई पीटीआई में, जैसे कादिर साहब पीटीआई में नहीं थे, पीटीआई में चले गए, फिर बाप में चले गए, फिर पीटीआई में आ गए। तो लोग, इस मुल्क में एक क्लास है लोटों का जो इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो हम तो लोटोक्रेसी हम तो नहीं बंद कर सकते, जमीन बन सकता, अल्लाह ताला बंद कर सकता है किसी की सोच। जी निहाल हाशमी साहब मैं आता हूँ, जी निहाल हाशमी साहब मैं आता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि साबिक सदर जरदारी साहब ने ये बात कही कि 20 वोट जो हैं वो पड़ने चाहिए थे, कम पड़े। दिखाई ये देता है कि असेंबली के अंदर 35 के करीब लोग जो हैं वो इधर उधर हुए हैं। आपसे मैं बड़ा स्ट्रेट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये जो आगे पीछे लोग हुए हैं ये फ्री फंड में हो गए हैं, ज़मीर जागने पर हो गए हैं, असूली सियासत की बुनियाद पर हो गए हैं, क्या वजह क्या है? देखिए नजीम भाई, हम पहले से इससे कह रहे थे कि हर इदारे को अपने जुरिडिक्शन में रहकर काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करना चाहिए, बैंक इदारों को अपने इदारे में रहना चाहिए। हमने, क्योंकि आप देखें जब ये पीटीआई की हुकूमत आई और इन्होंने जो वादे किए थे कि हम साउथ पंजाब सूबा बनाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम, जो भी उनके अपने मैनिफेस्टो थे, जो इन्होंने अपने बयान दिए थे, उनमें से एक भी अमल दरामद नहीं हुआ। और वो मैंने जो अभी मतलब है कि इलेक्टेबल्स हैं, जब अपने हल्कों में जाते हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी इस मतलब है कि हमारे में है और जो डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, तो लोग वहां जाके वो लोग फेस करते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस फेस करते हैं, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो कहते हैं हम हल्के में जा नहीं सकते। जो हमारे साथ हाल की है पीटीआई की हुकूमत ने, हमें फंड नहीं मिल रहे, हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, महंगाई दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो इन चीजों से जो है वो लोग नहीं चाहते कि वो अगला इलेक्शन पीटीआई पे लड़े। और दूसरी बात यह है कि अगर एक मफरूजा मान लिया जाए, देखें पार्टीज का तो ये होता है कि आप पार्टीज के पार्लिमानी बोर्ड बनते हैं, उसके बाद टिकटें होती हैं। अगर ये मफरूजा मान लिया जाए, आप भी मान रहे हैं और पीटीआई वाले भी मान रहे हैं कि टिकटें चली हैं, तो आप ये समझ रहे कि फिर पंजाब में उनकी पॉपुलरिटी है, जो लोग गए हैं, फिर आप लोग पॉपुलर नहीं है पीटीआई वाले, जो आपको छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तो वो पार्टी में पॉपुलर होगी। अच्छा, इसमें फैसल किन कुंडी साहब एक सवाल है बताना चाहता हूँ। देखें जी, अब देखें लोगों ने इमरान खान साहब पे, हमारी पार्लियामान ने, नेशनल असेंबली ने इमरान खान साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर लिया था जब गिलानी साहब को उन्होंने सेंटर मुंतखब कर लिया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, मैं अवाम में चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। फिर भी आप देखें जिस तरीके से उन्होंने एतमाद का वोट दिया है, पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई मिसाल नहीं होता। मैं ये चीज़ सामने है। फैसल किम कुंडी साहब, मेरा आपसे सवाल है, लॉन्ग मार्च जो है उसकी कभी हौसला अफजाई नहीं की गई है। जो हमने लॉन्ग मार्च देखे हैं, ट्रेन मार्च कर लें, वो होते रहते हैं। ये फरमाइए कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं तो क्या मामला कुछ इस तरह तय है कि फिर उसके नतीजे में लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं होगा या वो मौखर होगा, और पीपल्स पार्टी जिस तरह तरीके के साथ अपनी विकेट हमवार करती हुई चीज़ों को लेकर चल रही है, ये मामला उस तरफ जाएगा? कुछ ये अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम जो अपोजिशन की जमातें हमारी जो पीडीएम है, उसमें जो हमारा बयानिया था, जो हमारे पॉलिटिक्स था, वो सबके सामने था। हमने कहा था कि देखिए ज़िमनी इलेक्शन में जमहूरी तरीके, जो जमहूरी प्रोसेस उसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमने लिया। उसे मेजॉरिटी अपोजिशन जमातें की थी। सेनेट पे लिया, आपने देखा सबके सामने सेनेट का इलेक्शन भी आ गया, अपोजिशन ने मेजॉरिटी विन की। अब उसके बाद आप आ जाए कि हमने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए। हमें अपोजिशन की जमातों ने कहा कि आप कैसे मेंबर्स पूरे कर सकते हैं। तो यूसुफ गिलानी साहब की जीत, अदम एतमाद, हमने साबित कर दिया कि हम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं और कामयाब भी कर सकते हैं। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, 26 तारीख को हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे पीडीएम के। यूसुफ गिलानी साहब इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट बनेंगे। हम 26 तारीख को जो हमारा लॉन्ग मार्च की डेट है, हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। 29 तारीख को यहाँ पर काफिले मुख्तलिफ सियासी जमातों के पहुंच से शुरू होंगे, लॉन्ग मार्च होगा। और जो हमारी कमिटमेंट है लॉन्ग मार्च की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बहुत से दूसरी जमातों की, हम कमिटमेंट ऑनर करेंगे। चलिए ठीक है। अब फिरदौस साहब, सवाल ये है कि अगर आप जो नई सेनेट की तश्कील न हुई है, जो 48 नए सेनेटर्स आए हैं, अगर उनको मद्देनज़र रखें तो अपोजिशन की तादाद जो है वो ज़्यादा है, मामूली फ़र्क है यकीनन। क्या सियासी इखलाकियात ये नहीं कहती थी कि ठीक है इनकी तादाद ज़्यादा है, ये चेयरमैन सेनेट जो हैं वो बना लें, लेकिन
सादिक संजरानी को लाकर एक दफ़ा फिर ये जो मदानी अब रिड़केगी, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली चीज, अगर इजाजत दें नदीम साहब जी, हमारे एक एमपी हैं जिनका नाम करीम बख्श साहब है जी, वो कुरान पे कब कसम खाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और वो बताएंगे कि उनको क्या क्या ऑफर किया गया था और क्या खरीदो फरोख्त हो रही थी, कितने अरब के डेवलपमेंट स्कीम्स दी जा रही थी, क्या कैश दिया जा रहा था, और 2 यूसी के चेयरमैन की भी दावत दी थी और सीट भी दी थी। और वो इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके अपना बयान देके आएंगे। ये तो सिंध के एक आदमी का जिसका आइडेंटिफाइड हुआ जो उधर से निकल के आया। उसके अलावा भी जो है जनरल सीट्स के ऊपर उन्होंने 5 लोग जॉइंट ऑपोजिशन के लिए, और इस मामले को यहाँ ठंडे नहीं होने दिया जाएगा। बात ये कि जब अखलाकियात की बात हो रही थी तो उसके अंदर सबसे पहले हमने कहा कि ओपन बैलेट कर लो, सिर्फ एक लफ्ज चेंज हो रहा था, सीक्रेट बैलेट टू ओपन बैलेट। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कमिटेड है, सो इसके ऊपर डिबेट भी हो चुकी है, मिनट्स भी मौजूद हैं, सेनेट की कमेटीज के भी मिनट्स मौजूद हैं। आज इलेक्शन हो गया तो आज चेयरमैन सेनेट के लिए जो है अब ओपन बैलेट की बात की जा रही है। हमने जैसे आपसे कहा कि हमारा पहला मकसद पाकिस्तान में तब्दीली लाना है, उस तब्दीली को लाने के लिए निहायत अहम है कि ये स्टेटस को की जमातों को इख्तिदार में नहीं आना दिया जाए, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अपनी तमाम दौलत बाहर इन्वेस्ट करते हों, जो झूठ बोल के जाते हों और ना प्लेटलेट्स काउंट का होता है और भोंडे तरीके से कैक्का मारते हों। एक सीरियस प्रोग्राम के अंदर मैं निहाल हाशमी साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इस किस्म की अच्छा, अब फिरदौस साहब मुझे जरा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं ब्रेक ले लूं। फिरदौस साहब मैं ब्रेक ले लूं उसके लिए। जी फिरदौस साहब मैं ब्रेक ले लूं। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। फिरदौस साहब, मुझे सिर्फ ये आप फरमा दीजिए कि आप यकीनन अखलाकियात की बात कर रहे हैं, आप स्टेटस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं निहाल हाशमी साहब से बड़े 2 एक सख्त सवाल मुझे पूछने हैं। ये फरमा दीजिए कि अगर अखलाकियात मुकद्दम होती, तब्दीली मुकद्दम होती और स्टेटस को तोड़ने का जज्बा होता, तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि इमरान खान साहब उन 16 लोगों की जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर निशानदेही करते, भले चाहे अगले इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, शायद वो इससे बेहतर पोजीशन में आ जाते। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का फैसला हम करेंगे। हमने जब मुनासिब समझा, हमने केपी के 20 लोगों को निकाला। वाहिद जमात है जिसने एक्शन लिया इस किस्म के ऊपर। सेनेट के चेयरमैन के वोट के ऊपर इनके यहाँ डिफेक्शन हुए, इन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन्होंने क्यों नहीं लिया? कहा तो था एक्शन लेने की बात। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि जो गिल्टी फाइंड किया जाएगा, जिसने पैसे पकड़े हैं, हम मुनासिब वक्त आने पर उन सब के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन हम अपनी हुकूमत को इस वक्त खतरे में नहीं डालेंगे। जैसे कि जिस तरफ ये पुश कर रहे हैं ना, हम में भी इतनी सियासत और सियासी समझबूझ है कि हम 15-16 गुमराह लोगों की खातिर ये पूरी हुकूमत को इस वक्त हम दाव पे नहीं लगाएंगे। हम इन 15-16 को सही करने की कोशिश करेंगे। हम जहां पूरे माशरे को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो ये 15-16 लोग हैं वो नादिम भी होंगे और वो खुद आके इतराफ़ भी करेंगे, और जिनके चेहरे जिन्होंने उनको ये रास्ता दिखाया था उनको बेनकाब भी करेंगे। अच्छा, अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि फिरदौस साहब फरमा रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो स्टेटस को तोड़ना है। ये जो जमातें हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इनको इक़्तिदार से बाहर रखना है। आपकी अपनी सियासी सोच और अप्रोच है, दिखाई ये दे रहा है कि अब खैमा जनी जो है वो पंजाब में हो रही है। आप कितने पुरएतमाद हैं कि माइनस काफ लीग आप पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो ला सकते हैं?
सबसे पहले तो मैं अपने फिरदौस भाई से कहूँगा, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उन पे नहीं हंस रहा था, उस सोच पे हंस रहा था कि जिसके शिकार फिरदौस भाई खुद हुए हैं। उन्होंने कहा हम तब्दीली लाना चाहते हैं, और उन्होंने इस पे एहतजाज किया जब गैस कराची को नहीं मिल रहा था, जब बिजली महंगी हो रही थी, एहतजाज किया। तो इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, इनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मातूल करके किसी और को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया। ये मेरिट पे खड़े हुए थे, सच बोलने कोई तब्दीली इनकी ज़ात पे और इनकी शख्सियत को बना दिया गया। और देखिए, मैं इसलिए भी हंस रहा था कि ऐसी तब्दीली से अल्लाह मियाँ पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। जहाँ गैस महंगी, नवाज शरीफ 8 रुपये यूनिट पे छोड़ के जाते हैं, इनकी गवर्नमेंट 28 रुपये पे ले आती है। नवाज शरीफ के दौर में 60 बिलियन का CPEC का मंसूबा था, आज यहाँ पे कोई मंसूबा नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में बेरोज़गारी नहीं थी। ऐसी आप माशरे को, और ये कह रहे 15-16 लोगों को भी ठीक करेंगे, माशरे को भी आप सुधारेंगे, सही करेंगे। आप छोड़ दें माशरे को माशरे के हाल पे। लोग आप वाली तब्दीली नहीं चाहते, मैं इसलिए। और फिर आपके अंदर आमिर कहाँ से आ गया? तो बड़े जमहूरी पसंद आदमी है, आपने कहा हम इनको बाहर कर देंगे, तब्दीली लाना चाहते हैं स्टेटस को। देखिए, ये हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है, वोटर्स को है, वो जिसे चाहे मुंतखब करे, जिसे चाहे रद्द कर दे। अब नदीम भाई, आपने जो बात पूछी है उसको मैं बता दूं, पंजाब एक पीनट है हमारे लिए। पंजाब इज नॉट मैटर, मैटर इज दिस करप्ट गवर्नमेंट। मैटर करता है, आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, इस गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ दवाई में करप्शन हुई है, वजीर को हटा दिया गया। इस गवर्नमेंट की अपनी कमिटीज ने कहा हाँ जनाब आटा और चीनी में करप्शन हुई, चीनी कमीशन बनी। इस गवर्नमेंट ने कहा हाँ जनाब LNG में करप्शन हुई है। इस गवर्नमेंट की अपनी कमिटीज ने कहा, इनकी अपनी तफ्तीश ने कहा कि हाँ जी पेट्रोलियम में भी गड़बड़ हुई है। तो ये करप्ट कैबिनेट बैठी है, और जिस करप्ट कैबिनेट चला रही है हुकूमत को, ये हुकूमत ही करप्ट है। हम पंजाब तो बेचारे मैटर ही नहीं करते। पंजाब में तो आज लोग गंद से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग है। पंजाब तो ये पीनट है, पंजाब इज ए पीनट। अच्छा ठीक है। अब फैसल क्रीमकुंडी साहब, मैं आता हूं निहाल हाशमी साहब, ये तब्दीली के नाम पे कान पकड़ रहे हैं। सही है निहाल हाशमी साहब, मैं आता हूं। अब फिरदौस साहब, मेरे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है, 1-1.5 मिनट है। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पंजाब में अब आपको एक चैलेंज दरपेश है, उसके बाद लॉन्ग मार्च जो है उसका चैलेंज भी दरपेश है, सेनेट का इंतखाब चेयरमैन का जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि सेनेट के, पहले तो ये फरमाइए कि सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब जो है वो आपके लिए आसान होगा, या आप देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? मैं बात ये कह रहा था कि नंबर गेम्स जो हैं वो इतने क्लोज हैं कि इसको कहना कि जी किसकी विक्ट्री होगी, दैट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। ये तो लास्ट मिनट के ऊपर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने गफूर हैदरी साहब के पास ऐसे इंडिविजुअल गए, ऐसे पार्टी। वैसे ये तो फिरदौस साहब आप लोगों ने कमाल किया कि गफूर हैदरी साहब को ऑफर कर दी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। 2.5 साल की जो इमरान खान साहब की उनके बारे में गुफ्तगू है, उनको तो तसल्ली होगी, सब जाहिल होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गफूर हैदरी साहब के बहुत सारे बयानात हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी हैं, लेकिन उनका फैसला है, सराखों पर है। उन्होंने जिधर से आए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इधर कितने एक्सट्रीम मूड्स के अंदर खेलने की कोशिश हो रही है कि सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो और पावर बेस जो है वो अपोजिशन के पास ना जाए, इससे कि पिछले डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास चेयरमैन था, हम कानून साजी नहीं होने दे रहे। चाहे वो फैटफ का कानून हो, चाहे वो आपके इलेक्शन के रूल्स हों, पूरी हुकूमत के काम को अपोजिशन ने मफलूज किया हुआ है कि NRO दो तो हम काम करने देंगे, और हमने वादा किया है कि हम NRO इनको नहीं देंगे, और ये मैसेज चलता रहेगा। हमने इनके साथ वो काम नहीं करना जो मुशर्रफ ने किया, हमने वो काम नहीं करना जो माफी नामे मांग के लोग वापस आते रहे। लेकिन फिरदौस साहब मेरा आपसे सवाल ये, एक सेकंड मेरा सवाल ले लें। फिरदौस साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि आप बगैर मफादात का दिफा किए आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत सकते हैं? मफादात
मुझे आप जरा एक्सप्लेन कर दें मफादात से मुराद ये है कि जाहिर है आपने इलेक्शन जीतना है तो पहले तो आपने उस अददी कमी को पूरा करना है जो इस वक्त है, फिर उसके ऊपर लोग जो हैं वो लाने हैं, तो जाहिर है वो ऐसे तो नहीं आएंगे टहलते हुए। जी मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने लोगों को खरीदना है तो वो काबिल मजम्मत बात होगी, ठीक है, बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। ये खरीदा फरोख्त का बाजार हमने गरम करना है। अब निहाल हाशमी साहब, फिरदौस साहब, मेरे पास सिर्फ अब 30 सेकंड है। निहाल हाशमी साहब उन्होंने कहा कि अगर खरीदो फरोख्त होती है तो ये बाइसे अफसोस बात होगी, वो अपने लिए कह रहे हैं, क्या आप भी इसी जज्बे का इजहार करेंगे? देखिए जी, हमारी पार्टी में तो हम जैसे कारकुनों को टिकट दिया जाता है, ये खरीदो फरोख्त के जो स्टैंडर्ड है ये पीटीआई के पास है। पिछले बार 2018 में भी इन्होंने खरीदो फरोख्त किया, इस बार भी कादिर साहब वाला मसला है। और बेचारा खरीदो फरोख्त तो ये है कि फिरदौस साहब जो है ये कराची के हुकूक की बात करते हैं तो इनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से हटा दिया जाता है और इनको बहुत ज़्यादा धमकी और इनके साथ बड़ी नारवा सलूकियात। मैं तो इनके हक़ के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं तो समझता हूँ, मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी ने अगर एक बात की थी तो उसको उस बात पे उसके हल करने की कोशिश की जाती, ना कि फिरदौस साहब को फारिग कर दिया। मेरा ख्याल है आपका मैसेज इज़ वेल कन्वेड। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शाइक साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है उसके दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो पीटीआई की इस्तदा थी कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी ना किया जाए उसको मुस्तरद कर दिया है। आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर यही फ़ैसला आना था और जो एतराज़ात किए जा रहे हैं वो वैलिड नहीं है? देखिए, बात है कि एक दफ़ा एक शख्स जो है इलेक्शन उसने जीत लिया, ओपनली इलेक्शन में जीत लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसका नोटिफिकेशन बंद करना बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी होगी जब तक कि उसकी प्रॉपर हियरिंग ना हो। तो इस वास्ते तो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल सही था। अब इसी तरह से उन्होंने वो फैसल वार्डा का जो था उसका भी उन्होंने नोटिफिकेशन जो है बंद नहीं किया, हालांकि वो साफ उसने कोर्ट ने कह दिया है कि उनका जो बयान हल्फी था वो गलत था। तो ये तो सही फैसला था। लेकिन जहाँ तक कि वो वीडियो का ताल्लुक है और जो कुछ हुआ था, मैं इसमें तो नहीं पढ़ना चाहता कि वो वीडियो पे रिलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बासूरत उसको सुनना तो पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं जो कि थोड़ा सा जिसके मुताबिक तशवीश होती है। तो इस लिहाज से उन्होंने अच्छा फैसला किया कि ठीक है, हम उसको सुन लेंगे बाद में, और अगर आप साबित कर सकते हैं कि ये बेईमानी हुई और या पैसे खिलाए गए या कोई इसमें मैलाफिडे था, तो उस सूरत में फिर वो फैसला करेंगे जो करेंगे। ठीक, आप क्या समझते हैं शाइक उस्मानी साहब कि जो वीडियो है वो कितना बड़ा सबूत है इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये वीडियो ही है और उसका ओनस जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी पर कितना पड़ता है और आगे चलकर क्या उनके लिए कोई मुश्किल हो सकती है इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि वीडियोस वगैरह पे आमतौर से एविडेंस में तो कोर्ट्स रिलाई नहीं करती जब तक कि जिस शख्स ने खुद वीडियो बनाया हो वो आके खुद कहे कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाया, तब तक कि उस वक्त तक आमतौर से कोर्ट्स उस पर रिलाई नहीं करती। लेकिन इस सूरत में यहाँ पे ये तो सामने बात है कि जो यूसुफ रज़ा साहब के बेटे थे उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ उन्होंने जो बातें वो कर रहे हैं दूसरे साइड के वो सही हैं, हुई थी ऐसी बातें। लेकिन ये कहना कि उससे पैसे चले थे कि नहीं चले थे और क्या किस तरीके से हुआ था, ये तो सब जब वीडियो सामने पेश करेंगे कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के सामने तो वो ज़रूर उनको बुलाएंगे जिन्होंने वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे। ये कबल अज़ वक्त होगा कहना कि वो सही होगा कि गलत होगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब और बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरुआत की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।